फ्रेंड्स, मैं आशीष मन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 5, जिसका टाइटल है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 5, जिसका टाइटल है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एंड डैश, यानी कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक है, क्या है? तो हम आपको बता दें कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एस्से, यानी कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक एस्से है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एस्से है। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एस्से, यानी कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक एस्से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि एस्से आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि एस्से आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम आपको बता दें कि एस्से आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि बर्ट्रैंड रसेल होगा। ऐसे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज बॉर्न ऑन, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो हम आपको बता दें कि बर्ट्रैंड रसेल वाज बॉर्न ऑन 1872, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल का जन्म 1872 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1872 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज डाइड इन डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? तो हम आपको बता दें कि बर्ट्रैंड रसेल का जो निधन हुआ था वो 1970 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1970 होगा। बर्ट्रैंड रसेल वाज डाइड इन 1970, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल का जो निधन हुआ था वो 1970 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि 1970 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो है वो ताल्लुक़ रखते थे। तो हम आपको बता दें कि बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू ब्रिटेन, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो ब्रिटेन से ताल्लुक़ रखते थे या ब्रिटेन से संबंधित थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन होगा। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू ब्रिटेन, और हम ये भी कह सकते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश पोएट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन होगा, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू ब्रिटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर एंड डैश, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे वह एक ब्रिटिश दार्शनिक थे और उसके साथ साथ क्या थे? तो अब आपको बता दें कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर एंड हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे वह ब्रिटिश दार्शनिक के साथ साथ इतिहासकार और गणितज्ञ भी थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ए एंड बी बॉथ होगा, जहां ए से हमारा मतलब हिस्टोरियन यानी इतिहासकार से है और बी से हमारा मतलब मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ से है। तो बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर एंड अ हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे वह एक इतिहासकार थे, गणितज्ञ थे और ब्रिटिश दार्शनिक थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ए एंड बी बॉथ होगा, यानी ए से हमारा मतलब इतिहासकार हिस्टोरियन से और बी से हमारा मतलब गणितज्ञ मैथमेटिशियन से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि डैश वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन बी
ऑप्शन ए, बी, सी और डी उनमें से कौन जो है वह एक टिप्पणीकार भी है जिन्होंने बहुत सारे टॉपिक पे टिप्पणी की है। तो अब आपको बता दें कि बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो है वह ब्रिटिश दार्शनिक के साथ साथ एक इतिहासकार है और उसके साथ साथ गणितज्ञ भी है, और उसके साथ साथ वह बहुत सारे टॉपिक पर टिप्पणी देने वाले एक टिप्पणीकार भी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी बर्ट्रैंड रसेल होगा। बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल जो है एक बहुत बड़े टिप्पणीकार है जिन्होंने बहुत सारे टॉपिक पे जो है अपना टिप्पणी दिए हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी बर्ट्रैंड रसेल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर डैश। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया, यानी कि पुरस्कृत किया गया साहित्य के क्षेत्र में कब, यानी किस ईयर में। तो हम आपको बता दें कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1950। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया साहित्य के क्षेत्र में 1950 ईस्वी को। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि 1950 होगा। बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1950। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया साहित्य के क्षेत्र में 1950 ईस्वी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि रोड्स टू फ्रीडम हैज़ बीन रिटन बाय। यानी कि रोड्स टू फ्रीडम नामक टाइटल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि रोड्स टू फ्रीडम हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी कि रोड्स टू फ्रीडम जो है वो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बर्ट्रैंड रसेल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन हैज़ बीन रिटन बाय। यानी कि वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी कि वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन जो है वो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बर्ट्रैंड रसेल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि मैरिज एंड मोरल्स हैज़ बीन रिटन बाय। यानी कि मैरिज एंड मोरल्स जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि मैरिज एंड मोरल्स हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी कि मैरिज एंड मोरल्स आल्सो हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी कि मैरिज एंड मोरल्स जो है यह भी बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बर्ट्रैंड रसेल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी हैज़ बीन रिटन बाय। यानी कि यहाँ भी एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो कह रहा कि यह टाइटल किसके द्वारा लिखा गया है, हैज़ बीन रिटन बाय। तो हम आपको बता दें कि अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी कि ये जो टाइटल है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी उसके लेखक जो है वह बर्ट्रैंड रसेल है। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बर्ट्रैंड रसेल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल हैज़ बीन रिटन बाय। यानी कि अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बर्ट्रैंड रसेल होगा। अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी कि अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल जो है वो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट हैज़ बीन रिटन बाय। यानी कि माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका भी जवाब वही होगा, बर्ट्रैंड रसेल। माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। यानी कि माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट भी
बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का भी जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ही होगा, यानी बर्ट्रैंड रसल ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि हैज़ मैन अ फैक्ट एंड फिक्सन हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि एक टाइटल है हैज़ मैन अ फैक्ट एंड फिक्सन, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि हैज़ मैन अ फैक्ट एंड फिक्सन हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल, यानी कि हैज़ मैन अ फैक्ट एंड फिक्सन जो है वो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बर्ट्रैंड रसेल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि इन प्रेज ऑफ आइडलनेस हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि यहाँ भी एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि इन प्रेज ऑफ आइडलनेस हैज़ बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल, यानी कि इन प्रेज ऑफ आइडलनेस जो लिखा गया है वो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बर्ट्रैंड रसेल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि आइडियाज़ हेल्प्ड डैश, यानी कि एक विचार आया है जिससे किसकी मदद की जाए। तो हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में जिसका टाइटल है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसका अर्थ होता है एक विचार जिससे मानव जाति की मदद की गई। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि आइडियाज़ हेल्प्ड डैश, यानी कि एक विचार जिससे कि किसकी मदद की गई, तो मानव जाति की गई, यानी मैनकाइंड की गई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि मैनकाइंड होगा। आइडियाज़ हेल्प्ड मैनकाइंड, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि मैनकाइंड होगा। आइडियाज हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि एक विचार जिससे कि मानव जाति की मदद की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि व्हाट टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, यानी कि क्या हमें सिखाता है कि हम लोग एक दूसरे से मित्रवत रहें, यानी कि आपसी एकता बनी रहे एक दूसरे से। तो हम आपको बता दें कि सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, यानी कि हमारी सभ्यता जो है वह हमें बताती है कि हम एक दूसरे से मित्रवत रहें, यानी कि एक दूसरे के मित्र रहे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि सिविलाइजेशन होगा। सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, यानी कि हमारी सभ्यता जो है वह हमें बताती है कि हम मानव जो है एक दूसरे से मित्रवत रहे, यानी कि परस्पर मित्र रहे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि सिविलाइजेशन होगा, जिसका अर्थ होता है सभ्यता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि फॉर होमो सेपियंस सर्वाइवल वाज, यानी कि मानव जाति के लिए या जनजाति के लिए अस्तित्व बचाना क्या था। तो हम आपको बता दें कि फॉर होमो सेपियंस सर्वाइवल वाज अ प्रॉब्लम, ए बिग प्रॉब्लम, यानी कि मानव जाति के लिए अपना अस्तित्व बचाना बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि अ प्रॉब्लम होगा। फॉर होमो सेपियंस सर्वाइवल वाज प्रॉब्लम, यानी कि मानव जातियों का अस्तित्व बचाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि अ प्रॉब्लम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो सारी तकनीकी परिवर्तन हो रही है उसके कारण क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो सारी जो तकनीकी परिवर्तन आ रही हैं इससे क्या होगा कि हमारी सामाजिक समस्या जो है वो बढ़ेगी, और सामाजिक समस्या का जो कारण है वो क्या है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, पूरी तकनीकी परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सोशल होगा। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि सारी तकनीकी परिवर्तन का कारण से
जो है वो सामाजिक समस्या बढ़ेंगी या सामाजिक समस्या हो रही है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सोशल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स, यानी कि चिड़िया जो है वो भूख के कारण बड़ी संख्या में मारी जाती है। कब? तो हम आपको बता दें कि ड्यूरिंग विंटर। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग विंटर, यानी कि शीत ऋतु के दौरान जो है वह चिड़िया अधिकाधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में भूख के कारण मारी जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ड्यूरिंग विंटर होगा। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग विंटर, यानी कि शीत ऋतु के दौरान जो है वह चिड़िया अधिकाधिक संख्या में भूख से मारी जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ड्यूरिंग विंटर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग समर बर्ड्स, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान चिड़िया फॉरगेट दिस कैटास्ट्रफ, यानी कि ड्यूरिंग समर बर्ड्स, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो चिड़िया होती है वो फॉरगेट दिस कैटास्ट्रफ, अपनी तबाही को भूल जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि फॉरगेट दिस कैटास्ट्रफ होगा। कैटास्ट्रफ का मतलब होता है तबाही। तो ड्यूरिंग समर बर्ड्स फॉरगेट दिस कैटास्ट्रफ, यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो चिड़िया जो विंटर सीजन में उसका तबाही होता है वो उसे भूल जाती है। तो वही कह रहा है कि ड्यूरिंग समर बर्ड्स फॉरगेट दिस कैटास्ट्रफ, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है चिड़िया वो अपने तबाही को भूल जाती है जो कि शीत ऋतु के समय में होती रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मित्रवत रहते हैं। कब रहते हैं? तो विथ इन द हर्ड, यानी कि जब हम झुंड में रहते हैं, जब हम आपस में रहते हैं, एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, तो हम जो है एक दूसरे के मित्रवत रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि विथ इन द हर्ड होगा। यानी कि वी आर मोर फ्रेंडली विथ इन द हर्ड, यानी कि जब हम आपस में रहते हैं, जब हम झुंड में रहते हैं तो हम मित्रवत रहते हैं, हम एक दूसरे के परस्पर जो रहते हैं वो मित्र रहते हैं। तो यही कह रहा है कि वी आर मोर फ्रेंडली विथ इन द हर्ड, यानी कि हम लोग जब झुंड में रहते हैं तो एक ज़्यादा से ज़्यादा मित्रवत रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि विथ इन द हर्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डेथ, यानी कि एवरी ह्यूमन, प्रत्येक मानव जो है, प्रत्येक मानव जाति जो है वो भूखमरी से मारा जाता है, लेकिन उससे पहले जो है वो बहुत दिनों से जो चिंतित रहता है उससे पहले मर जाता है। यानी कि भूखमरी से ज़्यादा हावी जो होती है वो हमारे लिए चिंता होती है, और कहा भी गया है चिंता चिता समान है। तो एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, यानी कि प्रत्येक मानव जाति जो है वो भूखमरी से मरते हैं, लेकिन उससे पहले भी ये जो उस समय के दौरान में जो वो चिंता करते हैं उससे मारे जाते हैं। तो वही कह रहा है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, यानी कि प्रत्येक मानव जाति जो है वह भूखमरी से पहले चिंता से मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी एंग्जाइटी होगा। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, यानी कि प्रत्येक मानव जाति जो है वो भूखमरी से पहले चिंता के कारण मारे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू, यानी कि हम लोग योग्य हैं जिससे हम लोग बहुत आनंद ले सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आनंद ले सकते हैं। किसके कारण? तो आवर इंटेलिजेंस के कारण, यानी कि अपने बौद्धिक क्षमता के कारण। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि आवर इंटेलिजेंस होगा। वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस, यानी कि हम लोग योग्य हैं जिससे
हम लोग बहुत सारे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे इंजॉय का लुत्फ़ उठा सकते हैं। किसके कारण? तो आवर इंटेलिजेंस के कारण, यानी अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित करके। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि आवर इंटेलिजेंस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा है कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज डैश। यानी कि भाषा के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जिससे मानव जाति की मदद की गई। तो हम आपको बता दें कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज फायर। यानी कि भाषा के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे मानव जाति की मदद की गई वह है फायर, वह है आग। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि फायर होगा। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज फायर। यानी कि भाषा के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे मानव जाति की मदद की गई वह है आग, वह है आग की खोज। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ साइज। यानी कि द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरेलू जानवरों को जो पाला गया है वह बनाया गया है जीवन के लिए कैसा। तो हम आपको बता दें द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ साइज प्लेजेंटर। यानी कि घरेलू जानवर को जो हम पालते हैं वह हमारे लिए सुहावनेदार है, यानी प्लेजेंटर है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि प्लेजेंटर होगा। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ साइज प्लेजेंटर। यानी कि घरेलू जंतुओं को पालना हमारे जीवनावधि के लिए सुहावना है, यानी हमारे जीवन में एक सुहावनेदार पल है कि हम जीव जंतु को पाल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि प्लेजेंटर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी कि किसकी खोज जो है वो बहुत ज़रूरी है जब हम जानवरों का पालतूकरण करते हैं या घरेलूकरण करते हैं। यानी कि किस चीज़ की खोज बहुत ज़रूरी है जब हम पालतू जानवर को पालते हैं, यानी घरेलू जानवर को पालते हैं। तो हम आपको बता दें कि द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी कि कृषि की खोज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम पालतू जानवर को या घरेलू जानवर को पालते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि एग्रीकल्चर होगा। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी कि कृषि की खोज जो है वह बहुत ज़रूरी हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम घरेलू जानवर को पालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कह रहा है कि इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। यानी कि कहाँ जो है वो अंतिम चरण कभी भी लिया नहीं जाता। तो हम आपको बता दें कि इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। यानी कि चाइना में अंतिम चरण कभी भी नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि चाइना होगा। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। यानी कि चाइना में अंतिम चरण कभी भी नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 जिसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी चाइना होगा। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। यानी कि किस चीज़ की उपयोगिता ने मानव जाति के प्रगति में
मील का पत्थर साबित हुआ है। तो हम आपको बता दें कि यूटिलाइजेशन ऑफ फायर बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि आग की उपयोगिता जो है वह मानव जाति के प्रगति में मील का पत्थर साबित हुई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 जो इस वीडियो और इस लेशन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि फायर होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि आग की उपयोगिता ने मानव जाति के विकास में या प्रगति में मील का पत्थर साबित हुई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 जो इस वीडियो और इस लेशन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि फायर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोसेक्शन के चैप्टर 5 जिसका टाइटल था आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, एक विचार जिससे मानव जाति की मदद की गई, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के प्रोसेक्शन के चैप्टर 6 जिसका टाइटल है द आर्टिस्ट, एक कलाकार, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है और उसके राइटर हैं सिगानोया जो कि जापान की रहने वाली है, उससे रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।